91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत नज़दीक है और लगातार उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय मार्च के महीने से ही बहुत सारी एक्टिविटीज करा रहा है विश्वविद्यालय में, और विश्वविद्यालय के छात्र भी जो देश दुनिया में फैले हैं वहां से भी आप देख रहे हैं कि लगातार बहुत सारी अच्छी खबरें आ रही हैं। लोग योग कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, महिलाएं कर रही हैं। तो आज हम योग पर कुछ चर्चा करते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के योग विभाग में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर दीपक कुमार जी मौजूद हैं और डॉक्टर अनिल कोठारी जी मौजूद हैं। आप दोनों का ही सर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बहुत व्यस्त इन दिनों चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने रेडियो के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत आभार, क्योंकि ये चर्चाएं आम लोगों तक जानी भी बहुत जरूरी है। आखिरकार हमारा मकसद है कि लोग योग के प्रति अवेयर हों और अपनी सेहत के प्रति जागरूक बने। तो इस बार की थीम भी बहुत ही खूबसूरत दी है। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर दीपक कुमार जी के पास आना चाहती हूँ। सर, थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या गतिविधियां विश्वविद्यालय और आपका विभाग कर रहा है। जी मैम, सबसे पहले तो हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और जैसा कि योग विभाग पिछली बार की तरह इस बार भी कई तरह के योग शिविर चला रहा है। जैसे कि हम विश्वविद्यालय में मार्च के माह से ही प्रत्येक रविवार को प्रातः 6 से 7 एक निःशुल्क कक्षाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें सामान्य जनमानस हो गया और विश्वविद्यालय परिवार के सभी प्रतिभाग कर रहे हैं। और साथ ही देश के अनेक राज्यों में हमारे निःशुल्क योग शिविर चलाया जा रहा है, जो 1 जून से 21 जून तक ये मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें लगभग 17 से 18 राज्य हमारे बीच यहाँ पर जो हमारे यहाँ के उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षार्थी हैं भूतपूर्व, तो उनके माध्यम से हम अलग अलग राज्यों में ये निःशुल्क योग शिविर 1 जून से 21 जून तक चला रहे हैं, और जो अभी वर्तमान में गतिमान है। और साथ ही 21 जून को ये सारा समापन होगा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उस दिन मनाया जाएगा। उसी में जैसे कि योग विभाग उस दिन विश्वविद्यालय में योग दिवस मनाएगा, और इसमें जो आयुष मंत्रालय का जो प्रोटोकॉल आता है उसी के अनुसार सारे कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जी, तो सर कितने बजे से? अभी वो शेड्यूल जारी नहीं उसका अभी कोई प्रोटोकॉल आया नहीं है। जैसे ही आएगा तो वो शायद 6 से 7 या जो भी रहेगा, 1 घंटा 15 मिनट या 45 मिनट जो भी रहेगा, आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल के अनुसार होगा। और इन दिनों आपकी कार्यशाला भी स्टूडेंट्स की चल रही है। 12 से 21 जून तक हमारे योग विभाग के बीए की और एमए की 10 दिवसीय कार्यशाला भी वर्तमान में गतिमान है। उसकी कक्षाएं विश्वविद्यालय में चल रही हैं। जी, तो सर अभी लौट के आते हैं और हेल्दी एजिंग पर हम लोग आपसे सवाल करेंगे। तो डॉक्टर अनिल कोठारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थोड़ा सा थीम पर भी बात करें। इस बार की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? सबसे पहले मैम आपका धन्यवाद है और श्रोताओं का भी स्वागत और अभिनंदन है। अगर हम इस बार की, चूंकि ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है इस बार, और इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी लिविंग, योग फॉर हेल्दी एजिंग। एक्चुअल में मैम अगर हम इस थीम को देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। हर किसी को उस फेज से जाना ही है, गुजरना ही है। तो अगर हमको उस फेज में जाना है, गुजरना है, तो पहले से तैयारियां का होना जरूरी है, प्रिपरेशन होनी जरूरी है। होता क्या है कि मोस्टली जो 40 to 50 एज ग्रुप होता है, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस उसी एज ग्रुप के पास होते हैं। होता क्या है, उस टाइम पीरियड पे अपने माँ बाप का, पेरेंट्स का हमको ख्याल रखना होता है, और अपनी फैमिली के अन्य जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी फैमिली के बच्चे, वाइफ या अन्य लोगों का, परिवार का हमको ध्यान रखना होता है, और हम खुद अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो ये क्या होता है कि ना, जैसे अगर हम बात करेंगे एजिंग के साथ साथ कई तरह की बीमारियां आती हैं, ये एक साइलेंट किलर की तरह होती है। उस टाइम पीरियड पे हम लोग अनअवेयर होते हैं, हमको पता नहीं चलता। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, तब हमको पता चलता है। तो हम उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करें, कैसे हम उस एजिंग को अच्छे से, मतलब हैप्पीली उस मोमेंट को हम जी सकें, तो उसके लिए पहले से तैयारियां जरूरी है। अब उस तैयारी के लिए अगर हम योग को देखेंगे, योग एक कंप्लीट पैकेज है, एक होलिस्टिक लिविंग है योग। योग में केवल एक आसन नहीं है। पहले तो ये कहा जाता था कि योग का मतलब केवल आसन करना। आजकल योग का मतलब क्या है? प्राणायाम है, आसन है, ध्यान है, मुद्राएं हैं, बंद हैं, षटकर्म है, मतलब योग यम है, नियम है। तो योग के जितने भी थेरापेटिक टूल्स हैं, वो एक तरीके से, मतलब सब लोग यूनिफॉर्मली काम करते हैं, मिलके, जैसे 5 अंगुलियां मिलके एक मुट्ठी बनती है,
हाथ बनता है एक, तो उसमें मजबूती होती है। उसी तरह से योग के सारे अंग मिल जाने के बाद वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की तरह काम करे, एक होलिस्टिक लिविंग प्रोवाइड करते हैं। क्या कहते हैं? तो उसी तरह से हमको अभी से अगर हम प्रिपेयर होंगे उस चीज के लिए, तो तभी हमारी एजिंग स्ट्रांग या अच्छी हो सकेगी। बिल्कुल, अभी हम देख रहे हैं कि बच्चों में जैसे पेशेंस लेवल बिल्कुल कम हो रहा है। जी जी जी। और एक उम्र बढ़ने के साथ करियर संबंधी तनाव युवाओं को भी घेरने लग रहे हैं। तो अब ये एजिंग वाली चीजें एक तरह से मतलब कम उम्र से ही आनी शुरू हो गई हैं। तो इसकी तैयारियां आपने कहा कि पूर्व में करनी जरूरी है। जी जी जी। जिस वक्त पे हम अपने घर गृहस्थियों में, अपने आजीविका के मामलों में फंसे रहते हैं, तो वहीं से हम अपने दिनचर्या को भी बेहतर करना शुरू कर दें। जी जी जी। अब इसके कई सारे डायमेंशंस हो सकते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले क्या है कि आउटडोर एक्टिविटीज को बढ़ाएं बच्चों में। अगर हम बच्चों की बात करें तो आउटडोर एक्टिविटीज को बढ़ाएं अपनी। और अपनी अगर हम किसी भी तरह की योग प्रैक्टिस की बात करते हैं तो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आज हमने किया कल छोड़ दिया, या केवल योग डे के दिन किया। तो वो अगर हम जो भी चीज आज हम कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, वो एक हमारे लिए एक एफडी की तरह है। जैसे बैंक में एफडी होती है, वो बाद में काम आती है, या पेंशन मिलती थी, जैसे सस्टेनेबल वो पेंशन आती थी लगातार। वो योग जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए एक एफडी की तरह है। जब हम 60 साल के ऊपर के होंगे तब वो चीजें हमको रिफ्लेक्ट करेंगी। ये बहुत ही कमाल की बात आपने कही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर जुमला है, वाकई में बिल्कुल एफडी की तरह है, जो बाद में हमारे काम आना है। जी 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 जी। तो और विस्तार से हम लोग सर हेल्दी एजिंग पर बातचीत करते हैं अभी। तो सर, बढ़ती उम्र की समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, थोड़ा सा इस पे आप प्रकाश डालिए। जैसा कि सर ने मैडम बताया कि कायिक शारीरिक समस्याएं जो आती है उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ आती हैं, तो स्वास्थ्य समस्याएं बहुत सारी गंभीर हो सकती हैं। क्योंकि अगर हम पहले से अगर उस चीज़ों में ध्यान दें, सबसे पहले तो आपका आहार अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और आपके शरीर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कहा जाए जैसे कि एक जो मजदूरी करने वाला है उसका आहार अलग होगा, और जो हार्ड वर्क कर रहा है उसका कुछ अलग आहार होगा, और सामान्य जो जनमानस है उनका आहार अलग होगा। तो शरीर की जो कार्यशैली है, जो आप कार्य कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपना आहार व्यक्ति को लेना चाहिए। और दूसरा कि थोड़ा सा नशीले पदार्थों से आप दूरी बनाए रखें, धूम्रपान कम करें। और इसी के चलते कि जैसे कि आप अगर आप पहले से ही जब स्वस्थ हैं तभी से आप योग करेंगे, तो धीरे धीरे आपको जो जो समस्याएं होती तो कम होंगी, आएंगी नहीं, पहले तो आएंगी नहीं। जो अगर आपके अंदर हैं तो वो धीरे धीरे नेचुरली कम हो जाएंगी। और हमारे योग ग्रंथों में भी कहा गया है कि जैसे योग है स्वस्थ व्यक्ति के लिए ही है। अगर स्वस्थ व्यक्ति अगर योग करता है तो रोगी कभी नहीं हो सकता उसको। और पहले के जो हमारे ऋषि मुनि लोग थे वो तो इसको साधना के रूप में लेते थे, मोक्ष प्राप्ति समाधि के लिए योग प्रयोग करते थे, और साथ साथ ही शारीरिक लाभ भी उनको प्राप्त होता था। लेकिन वर्तमान में सिद्धि प्राप्ति से उसका औचित्य कम रह गया है, और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग को अपना रहे हैं। तो उसको पहले से ही अपनाएं। ये नहीं कि आपको कोई बीमारी हो रही है उसके बाद आप योग करना शुरू करें। तो इससे बेहतर ये है कि आप जब स्वस्थ हैं, जब आप युवा अवस्था में ही हैं, तभी से आप आपको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। प्रतिदिन अपने लिए समय निकालें, चाहे आप कुछ भी कितने ही बिजी क्यों ना हो। तो हम ये कह सकते हैं सर कि हर स्वास्थ्य समस्या का निदान योग है। जैसे अब जैसे ही उम्र बढ़ती है तो घुटने दर्द होना शुरू होते हैं, कमर दर्द होती है, स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कतें आती हैं गलत पोस्चर से। उसके अलावा ये हाई बीपी होना, इस तरह की जो भी समस्याएं आ रही हैं, अगर योग नियमित कर रहे हैं तो ये बहुत मिनिमाइज हो सकती हैं। जी मैम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले हमारा आहार है, आपका जो रहन सहन है और आहार, दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कि अगर आहार आप अगर उचित ले रहे हैं और आप उचित योगाभ्यास प्रतिदिन कर रहे हैं, एक तो आहार से आपका शरीर में कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, आपने जैसे कहा कि घुटनों की समस्याएं वो आहार से संबंधित है। अगर आप शुरुआत से पर आहार गलत ले रहे हैं और गलत दिनचर्या का यापन करने को गुजार रहे हैं, अब जब आपको सोना है तब आप उठ रहे हैं, जब आपको उठना है तब आप सो रहे हैं, प्रातःकाल भ्रमण आपकी लाइफ में नहीं है, आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले नहीं उठ रहे हैं, तो सारी चीजें ये सब मिक्स करके एक धीरे धीरे स्टोर होते रहती है अंदर, और बाद में फिर इसका परिणाम सामने आता है। तो केवल योग अकेले में कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ आपकी दिनचर्या और आहार भी सम्मिलित है। बिल्कुल मैम, अगर आहार आप योग अभ्यास करेंगे और आहार अच्छा नहीं लेंगे तो शरीर पर प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन उस लेवल तक नहीं पड़ेगा। और बढ़ती उम्रों के साथ साथ काफी रोग उसमें भी जन्म लेते हैं, जैसे मोटापा है, मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, और अन्य मानसिक जो बीमारियां हैं वो होती हैं, जैसे तनाव हो गया और चिंता हो गई। ये सारी चीजें फिर व्यक्ति को धीरे धीरे जब बीमारियां आती हैं तो साथ साथ ये चीजें भी बढ़ते जाती है, और मानसिक बीमारियां ही फिर शारीरिक रूप से प्रभावित करती हैं व्यक्ति को। बिल्कुल, मतलब मनोस्थिति भी उसी से निर्भर है, उसी पर। तो सर, जैसे कि एक भारत में एक हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप बहुत एक कॉमन बीमारी होती जा रही है, और मोटापा इसकी शायद एक बड़ी वजह है। जी, और योग सीधे जुड़ता है मोटापे से। तो आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें कि इसको हम कैसे बेहतर करें, उसकी कारण क्या है। हाँ,
मैम सबसे पहले अगर हम उच्च रक्तचाप को देखें तो छोटे बच्चों में भी आजकल ही बहुत कॉमन हो गया है। उसका कारण क्या है कि आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बाहर आप कम समय बिता रहे हैं, अंदर मोबाइल में अधिक समय बिता रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं अलग अलग तरह के, और स्ट्रेस सबसे ज़्यादा मेजर कॉज है इसका, स्ट्रेस का। अगर किसी को स्ट्रेस होता है तो WHO भी कहता है कि स्ट्रेस इसका एक सबसे मेजर कारण है हाइपरटेंशन का, उच्च रक्तचाप का। साथ में ओबेसिटी जो आपने कहा, क्योंकि हमारा खान पान में ऐसा हो गया है, क्रीम वाली चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड, बाहर का इंस्टेंट फूड, उसके ऊपर हम ज़्यादा निर्भर हो गए हैं, तो उस कारण से रक्तचाप बढ़ रहा है। और इसके 30 to 40% केस होते हैं जेनेटिक, हेरिडिटरी। लेकिन जहां पर मैं बात कर रहा हूँ 30 to 40%, तो वहाँ 60% अन्य चीजें हैं जिसको हम बैलेंस कर सकते हैं। हमको उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि जैसे हमारा लाइफस्टाइल कैसी है, हम कैसी लाइफस्टाइल अभी से अपना रहे हैं, किस तरह का हम लोग खाना खा रहे हैं, क्या हमारे योग हमारे दिनचर्या में है या नहीं है। तो ये सब चीजें, और स्ट्रेस, हम लोग किस तरह से हम लोग स्ट्रेस को टैकल करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस होना एक कॉमन बात है, इतना ही बुरा नहीं है, बट हम उसको, हमारे ऊपर वो किस कंडीशन तक या कितने समय तक रह रहा है, प्रोलॉन्ग कितना हावी हो रहा है। तो वो सब चीजें आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में हाइपरटेंशन का कारण बनती हैं। हाइपरटेंशन जब होता है मैम, इनिशियल स्टेज में हमको कुछ पता नहीं चलता। कारण और लक्षण की अगर हम बात करेंगे, कारण तो मैंने बताया, जैसे कि तो माना क्या है कि अगर कोई अल्कोहल एडिक्ट है और धूम्रपान करता है और स्ट्रेस उसको बहुत ज़्यादा रहता है, खाने पीने में उसका कोई टाइमिंग नहीं है, किसी भी समय पे बाहर का किसी भी तरह का खाना खा रहा है, और हेरिडिटेरी है, तो ये सब कई सारे कारण उसके होते हैं। और अन्य कारण भी इसके हो सकते हैं, जैसे इसमें हाइपरटेंशन भी दो तरह का होता है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है हमारी लाइफस्टाइल या जो चीजें मैंने अभी बताई उस कारण से। सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है हमारे बॉडी में अन्य बीमारी के कारण से भी हाइपरटेंशन बढ़ सकता है, जैसे कोई किडनी की प्रॉब्लम है या कुछ और अन्य हमको दिक्कत है, तो उसके कारण से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो अभी हम प्राइमरी हाइपरटेंशन की बात करेंगे, जो मेजरली पाया जाता है, मेजर मतलब यहाँ पर देखने को आता है। तो इसमें जो कारण हो गए, ये तो इतने सारे हैं, अल्कोहल है, धूम्रपान है, स्ट्रेस, ये सब चीजें। अब इसके ऊपर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, टाइमली हम लोग फिल्टर्स लगा सकते हैं, रेगुलेट चीजों को कर सकते हैं। अगर लक्षण हमें समय पे मालूम, आभास हो जाए। मैम हाइपरटेंशन के अगर आप देखेंगे ना, हमको कोई लक्षण नहीं पता चलते इनिशियल स्टेज में। वो जब वो इतना ज्यादा इमरजेंसी आ जाती है ना, इतना ज्यादा स्थिति में पहुंच जाता है कि कभी भी इमरजेंसी क्रिएट कर सकता है, तो तब हमको पता चलता है। लेकिन हमको इसको जानने के लिए अच्छी चीज क्या है कि हम लोग नियमित अपना स्फिग्मोमैनोमीटर, एक जो होता है इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे नापा जाता है ब्लड प्रेशर, तो उसको हम रेगुलरली मॉनिटर करते रहें, पर मंथ करते रहें, देखते रहें। हम लोग अपने लाइफस्टाइल को, हम लोग हमेशा एक कुछ टेस्ट होते हैं, डॉक्टर के पास जाके उसको टेस्ट करते रहें, तो उससे पता चलेगा कि हमारी वर्तमान में जो हम बाहर दिख रहे हैं ना, होता क्या है, दो तरह की एज होती है, एक होती है नॉर्मल एज, एक होती है बायोलॉजिकल एज। माना अगर मेरी उम्र अभी 40 ईयर्स है, तो मेरी बायोलॉजिकल एज कितनी है ये डिपेंड करेगा मेरी लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स, योग के ऊपर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं 40 का हूं तो मेरी बायोलॉजिकल एज भी उतनी है, हो सकता है मेरी 28, 30 हो या उससे ज्यादा भी हो सकती। तो ये हम लोग किस तरह से करके चीजों को कलेक्ट कर रहे हैं, अच्छी हैबिट्स को कलेक्ट करना है, तभी हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है वो होता है योग। और जैसे अभी सर ने बात भी की थी आहार की, तो योग का शायद ही कोई ग्रंथ होगा जो आहार की बात ना करता हो। हर एक ग्रंथ में, जैसे भगवत गीता गए, हटियों के कोई भी ग्रंथ गए, सबके ऊपर, सब में आहार के ऊपर बात की गई है। तो ये एक सब ना एक इंटीग्रेटेड तरीके से काम करते हैं, सब मिलके एक पैकेज बनाते हैं और एक अच्छी हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करते हैं। क्या बात है जी मैम। तो बहुत शानदार तरीके से आप होलिस्टिक तरीके से बता रहे हैं कि एकाकी कुछ नहीं है, सब कुछ मिलकर ही चीजें होनी है। अब हमारे पास केवल 2 मिनट का समय शेष है, तो मैं अंत में डॉक्टर दीपक कुमार जी के पास आना चाहती हूँ। सर, इसके लिए क्या कोई यौगिक उपचार भी है हाइपरटेंशन का? जी बिल्कुल मैम, जैसे योग में आपने पहले ही बोला कि जो मोटापा है ना, वो बीमारी का एक घर है पूरा। पहले अगर माना किसी व्यक्ति को मोटापा है प्लस उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उच्च रक्तचाप की समस्या है, तो योगिक अभ्यास थोड़ा सा उसको समझ के करना चाहिए, क्योंकि मोटापे के साथ साथ उसको ब्लड प्रेशर भी है। मतलब मोटापे में तो कोई भी आसन कर सकता है, लेकिन ब्लड प्रेशर अगर है तो उसमें कुछ सोच समझ के आसन किए जाते हैं, कुछ उच्च निर्देशन में किए जाते हैं। और योग में कई ऐसी विधाएं, सबसे पहले तो मैंने जैसा आपको बताया कि सबसे पहले आहार का विशेष ध्यान देना है जी, और नशीले पदार्थों से दूर रहना है जी,
और धूम्रपान से दूर रहना है आपको। और योग में कई ऐसे आसन हैं जिसमें बालासन का हम नाम ले सकते हैं, शवासन कह सकते हैं, और ऐसे वज्रासन है। कुछ सूक्ष्म अभ्यास हैं योग के, और कुछ पवन मुक्त आसन के कुछ अभ्यास हैं जो वो कर सकते हैं। प्राणायामों में हम शीतली प्राणायाम कर सकते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। और अपने दैनिक जीवन में हम मेडिटेशन को भी अपनाएं, थोड़ी 10-15 मिनट अपने लिए स्पेशल निकालें और मेडिटेशन का भी अभ्यास करें, तो निश्चित रूप से ये उच्च रक्तचाप के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और विशेष ध्यान दें, आप अपना खाने पीने पर ध्यान देना है सबसे पहले, फिर अपने योग जो भी अभ्यास आपको बताए गए वो आप कर सकते हैं। जी। और कुछ योग ऐसे हैं जो स्पेशली किसी खास बीमारी को भी दूर कर सकते हैं, तो इन पर हम लोग आगे कोई वार्ताओं में चर्चा करेंगे। बिल्कुल जी, तो सर इतनी महत्वपूर्ण वार्ता आपने दी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लगातार योग दिवस तक हम लोग बने रहेंगे अपने श्रोताओं के साथ में। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मैडम आपका भी। जी, तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो डॉक्टर दीपक कुमार जी के साथ में, डॉक्टर अनिल कोठारी जी के साथ में, अपनी रेडियो द गडी सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।